अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12 इंग्लिश। पोइम नंबर 4 हमारे पास है एंड द पोइम नेम इज़ लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन। सो दिस पोम इज़ अ वेरी लॉन्ग पोम और इसकी कुछ लाइन्स को हम जो है वो डिस्कस आउट करने वाले हैं, जो कि जो है किसने लिखी है, जॉन कीट ने लिखी है। उनके जो शायर हैं, जो पोइट हैं, वो जॉन कीट हैं। तो पोइम के ऊपर चलने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पोइम किसके बारे में है, पोइट के बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ताकि आपसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर MCQs आए तो आप उसका आंसर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जॉन कीट के बारे में देख लेते हैं। जॉन कीट जो हैं हमारे पास 1795 के अंदर ये पैदा हुए और 1821 के अंदर इनकी वफ़ात हो गई, इनकी डेथ हो गई। और ये जो है रोमांटिक एरा के शायर थे। जॉन कीट कौन थे? रोमांटिक एरा के शायर थे। एंड रोमांटिक एरा के जितने भी शायर होते हैं वो दो चीज़ों के बारे में लिखते हैं। ठीक है, एक लिखते हैं ब्यूटी के बारे में और दूसरा लव के बारे में। ठीक है, परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटी एंड लव के बारे में जो है रोमांटिक एरा के शायर लिखते हैं। और रोमांटिक एरा के जो 4 मोस्ट फेमस शायर हैं उनमें जो है जॉन कीट का नाम भी शुमार होता है, जबकि जॉन कीट जो है सबसे आखिर में जो है पैदा हुए और सबसे पहले डेथ हो गई, यानी बहुत कम उम्र के अंदर इनकी डेथ हो गई। लेकिन फिर भी इनका काम, इनकी पोइट्री इतनी लोगों को पसंद आई कि आज भी हम उसको पढ़ते हैं और इन्होंने अपना नाम 4 मोस्ट ग्रेट पोइट्स के अंदर अपना नाम जो है वो दर्ज करवा लिया। तो सबसे पहले हम जॉन कीट की लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस आउट करते हैं कि इनकी लाइफ कैसे गुजरी। जॉन कीट्स लाइफ वाज फुल ऑफ सॉरोज। जॉन कीट की जो लाइफ थी वो दुखों से भरी हुई थी, यानी कि इन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा दुख देखे, परेशानियाँ देखी। वो कौन कौन सी परेशानियाँ थीं? हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 18। उसके फादर की डेथ हो गई, जॉन कीट के फादर की डेथ हो गई जब वो सिर्फ 8 साल के थे। एक एक्सीडेंट के अंदर उनके फादर की डेथ हो गई जब वो 8 साल के थे। हिज मदर डाइड ड्यू टू TB व्हेन ही वाज 14। उनकी मदर का भी जो है वो इंतकाल हो गया जब वो सिर्फ 14 साल के थे, ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। TB की वजह से उनकी मदर का इंतकाल हो गया। हिज ब्रदर ऑल्सो डाइड ड्यू टू TB। उनके भाई की भी डेथ हो गई ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। एंड जॉन कीट ऑल्सो डाइड ड्यू टू TB एट द एज ऑफ 25। जॉन कीट की अपनी डेथ भी जो है वो TB के मर्ज की वजह से हुई थी एट द एज ऑफ 25। यानी कह सकते हैं कि ये इनकी ख़ानदानी बीमारी थी, इनकी मदर की डेथ, इनके भाई की डेथ और इनकी अपनी डेथ भी जो है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी। ठीक है, जॉन कीट्स वांटेड टू मैरी फैनी ब्राउन, यानी मिस फैनी से ये शादी, एक लड़की थी मिस फैनी जिससे ये शादी करना चाहते थे, बट हर मदर डिनाइड। उनकी मदर ने जो है इस शादी से इनकार कर दिया। और क्यों इनकार किया? शी सेड दैट पोइट्स डाई ड्यू टू हंगर। जो जितने भी पोइट्स होते हैं वो डाई, मर जाते हैं, भूखे मरते हैं। बेसिकली वो कहते हैं, वो कहना चाहती थी कि जो पोइट्री में कुछ भी नहीं रखा, पोइट्स जितने भी होते हैं उनके लिए उनके पास वो फाइनेंशियली बहुत डिसेबल होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया। तो इनकी ज़िंदगी जो है वो दुखों से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा सॉरोज, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दुख इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर देखे। ही लेफ्ट मेडिकल एंड बिकम पोइट। ये पहले सर्जन बन रहे थे, यानी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बीच में इन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ी और ये क्या बन गए? पोइट बन गए। और इनका ये कदम जो है बहुत अच्छा कदम था, बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि अगर ये पोइट नहीं बनते तो आज हम इनको नहीं पढ़ रहे होते। क्योंकि अगर ये सर्जन बन जाते तो कुछ टाइम तक इनको याद रखा जाता, उसके बाद इनको नहीं याद रखा जाता। लेकिन इनकी डेथ के इतने सालों के बाद भी आज हम इनको पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि इन्होंने कुछ टाइम के अंदर ही इतना काम किया है जो आज भी लोग इनको याद रखते हैं। ठीक है, तो जो जॉन कीट थे, सबसे जो रोमांटिक एरा के अंदर सबसे आखिर में पैदा हुए और सबसे पहले इनकी डेथ हुई, यानी कि इनकी एज बहुत ज़्यादा कम थी, यंगेस्ट पोइट थे रोमांटिक एरा के। और इन्होंने शायरी स्टार्ट की एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, यानी कि सिर्फ 5 साल इन्होंने शायरी की और उस 5 साल में इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इनकी पोइट्री इतनी अच्छी थी, लोगों को मुतासिर किया इनकी पोइट्री ने कि आज भी लोग इनकी पोइट्री को स्टडी आउट करते हैं। ठीक है, सो हम पोइम की तरफ आते हैं। लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन। एंडीमियन का मतलब क्या है? एंडीमियन कहते हैं शेफर्ड को। शेफर्ड क्या होता है? शेफर्ड कहते हैं चरवाहे को, जो कि बकरियां चराता है पहाड़ों के अंदर।
एक चरवाहा है, उसकी कहानी है। बेसिकली ये कहानी जो है ग्रीक मिथोलॉजी है। अब मिथोलॉजी क्या होता है? मिथोलॉजी मिथ्स को कहते हैं, ऐसी कहानी जिसके ऊपर कोई बिलीव नहीं किया जा सकता, कहीं सुनी बात है ये, ठीक है। तो इनके अंदर जो है गॉड मतलब जो है कह सकते हैं कि देवता होते हैं, हर चीज़ का अलग देवता है। चाँद की अलग देवी हैं, सूरज का अलग देवता है, बारिश का अलग देवता है, मतलब इनके देवताओं की कहानियाँ हैं। तो हमारे लिए मिथोलॉजी है, कहीं सुनी बातें हैं। लेकिन अगर ग्रीक्स जितने भी हैं वो अगर मुस्लिम्स की कहानियाँ सुनेंगे, हमारी अंबिया कराम की कहानियाँ सुनेंगे, हमारे नबियों की कहानियाँ सुनेंगे, तो वो उनको जो है मिथोलॉजी लगेंगे। वो ये सुनेंगे कि हमारे नबियों के पास किस तरीके से जो है वो मौजे हुआ करते थे, वो जो है ना मौजे किया करते थे, उनके हाथ में अल्लाह ताला ने एक मौजा दिया हुआ होता था, तो वो उनको मिथ्स लगेगा, वो उनको कहीं सुनी बात लगेगी, ठीक है। लेकिन हमारे लिए उसके ऊपर बिलीव है। इसी तरीके से ये भी अपने देवताओं के ऊपर बिलीव रखते हैं। तो ये दिस स्टोरी बेसिकली इज़ अ ग्रीक मिथोलॉजी। और कहानी क्या है? कहानी है एक चरवाहा है, एक शेफर्ड है, बकरियाँ चराने वाला है, जो कि बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही खूबसूरत शख्स है, ठीक है। इसके लुक्स बहुत अच्छे हैं। तो होता ये है कि हमारे पास एक मून गॉडेस है। कौन? मून गॉडेस, ठीक है, जिनका नाम क्या है? सिंथिया, या फिर इनको और सेलीन भी कहीं कहीं कहा गया है, या डियाना भी कहीं कहीं कहा गया है, लेकिन सिंथिया या सेलीन इनको कह सकते हैं। ये कौन है? मून गॉडेस, यानी चांद की देवी हैं। एक दिन क्या हुआ कि ये चांद से अपना जो नॉर्मल वर्क है वो कर रही होती हैं, वर्ल्ड जो अर्थ है उसको ऑब्जर्व कर रही होती हैं। तो इनको उस वक्त नज़र आता है कौन? ये चरवाहा, ये एंडीमियन नज़र आता है, ये शेफर्ड नज़र आता है। और जब ये शेफर्ड को देखती हैं तो उसी वक्त इनको उस शेफर्ड से क्या हो जाती है? मोहब्बत हो जाती है, और उसको ये अपना बनाना चाहती हैं। लेकिन ये एक देवी थी और ये एक नॉर्मल इंसान था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये अपने जो फादर हैं, जिनको कहते हैं ज़ीउस, जिनका जिक्र हम जो है लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस जब हम पोइम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ज़ीउस का जो है जिक्र है। ज़ीउस जो है सबसे बड़ा इनका देवता है, ठीक है। वो फादर है किसका? सेलीन का फादर है। तो ये अपने फादर से कहती हैं कि मुझे इसको हासिल करना है, लेकिन उनके फादर जो है इस चीज़ से इनकार कर देते हैं। तो ये जो मून गॉडेस हैं ये क्या करती हैं? शेफर्ड को इटर्नल स्लीप सुला देती हैं, एक लंबी नींद के अंदर सुला देती हैं। अपने ही गार के अंदर, वो अपने गार के अंदर सो जाता है, और हर रात को ये जाकर उसके पास बैठ जाती हैं और उसको सिर्फ देखते ही रहती हैं। तो ये कहानी है, ये स्टोरी है। इसको हम मिथ भी कह सकते हैं, मिथोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ये चीज़ जो है बिलीव करना एक डाइजेस्टेबल नहीं है। बट ये एक ग्रीक की कहानी है, तो उसके हिसाब से हमारे जो है वो सिलेबस के अंदर है, तो हमें इसको पढ़ना है, ठीक है। तो रोज़ रात को जो है वो सेलीन या सिंथिया जो है वो आती थी और इस शेफर्ड के पास बैठकर इसके हुस्न का जो है वो दीदार किया करती थी। तो बगैर ये इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी थी इस पोइम की। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जो है हम जो है पोइम को स्टार्ट करते हैं। इस पोइम की थीम क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, यानी कि एक खूबसूरत चीज़ हमेशा खुशी का बायस बनती है, ठीक है। तो ये जो है पोइम का आगाज़ भी इसी लाइन से हमारे पास हो रहा है। स्टार्ट करते हैं पोइम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर एंड इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। एक खूबसूरत चीज़ हमेशा खुशी का ज़रिया बनती है, इसकी दिलकशी में हमेशा इजाफा होता है और कभी मध्यम नहीं पड़ती। यानी कि एक खूबसूरत चीज़, एक ब्यूटीफुल चीज़ हमेशा हमारे लिए खुशी का ज़रिया बनती है, उसकी दिलकशी में इजाफा ही होता है, वो हमारे लिए कभी भी मध्यम नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है कि लास्ट पॉइंट के अंदर भी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे आपकी मदर हैं, आपके लिए वो हमेशा खूबसूरत रहेंगी
और जब भी आप घर से बाहर होते हैं, जब आप घर जा रहे हो, तो सबसे पहले अपनी मदर को तलाश करते हैं, मदर को देखना चाहते हैं, तो वो आपके लिए एक खूबसूरत भी हैं आपके लिए और खुशी का ज़रिया भी हैं, और उनकी दिलकशी आपके लिए, उनकी मोहब्बत आपके दिल में बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं पड़ती, ठीक है। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, एक खूबसूरत चीज़ हमेशा खुशी का ज़रिया बनती है और उसकी दिलकशी बढ़ती रहती है और कभी भी मुमद्दम नहीं पड़ती। इट विल नेवर बट स्टिल विल कीप अ bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing, और हमेशा हमारे लिए रखती है हमेशा हमारे लिए रखती है a sleep full of dream, एक ऐसी नींद जिसमें मीठे मीठे ख्वाब हैं, a health हमारी सेहत रखती है, एंड quiet breathing हमारे लिए हमारी जो है आहिस्ता चलती हुई सांसें रखती है। यानी कि ये जो ब्यूटी है, ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं, ये हमारे लिए सुकून का बायस है, ठीक है। अगर हम खुश होते हैं तो उस वक्त हमें नींद भी अच्छी आ रही होती है, हम अपनी हेल्थ को भी अच्छा फील कर रहे होते हैं जब हम खुश रहते हैं, ठीक है, और हम जो है तरोताज़ा फील कर रहे होते हैं। पहले स्टैंजा के अंदर हमें ये बताया जा रहा है, ठीक है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो वी आर रेटिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, और हर सुबह, मोरो का मतलब यहाँ है हर सुबह वी आर रेचिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम एक फूलों का गुलदस्ता जमा करते हैं जो कि हमें इस दुनिया के साथ, इस अर्थ के साथ बांध कर रखता है। इसका मतलब ये है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जो सुबह का माहौल नज़र आता है, ठंडा ठंडा मौसम होता है, चिड़िया चहचहा रही होती है, बहार का मौसम हो, ख़िज़ा का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, सुबह का वक्त एक बड़ा रिफ़्रेशिंग माहौल होता है, हम फूल खिल रहे होते हैं, खुशबू आ रही होती है, एक रिफ़्रेशिंग सा माहौल होता है, और ये तमाम जो खूबसूरत चीज़ें हैं हम जमा करते हैं, हम इनको फ़ील करते हैं, और यही तमाम चीज़ें जो हैं हमें दुनिया से जोड़ कर रखती हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, इन सब के बावजूद मायूसी भी है, इन सब के बावजूद मायूसी भी है। मायूसी क्यों है? इन सब के होने के बावजूद जो है दुख भी मौजूद है ज़िंदगी के साथ साथ, ठीक है। ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ द नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, इन सब के साथ साथ हमारे पास दुनिया के अंदर हमारे पास क्या है, जो है दुख भरे दिन भी मौजूद आते हैं। जैसे इंसान की ज़िंदगी में जो है ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, अच्छी नेचर के लोगों की जो है कमी है हमारे पास, जो अच्छा नेचर रखते हैं, अच्छा अखलाक रखते हैं, उन लोगों की कमी है। और ग्लूमी डेज, और मायूस दिन होते हैं हमारे पास। ऑफ अ अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग यस, और कुछ बीमारियां हैं हमारे, जब अनहेल्दी का मतलब बीमारियां हैं हमारे ऊपर, खुशी गमी भी है हमारे पास, बीमारियां भी हैं। बीमारियां पूछ कर तो नहीं आती हमारी ज़िंदगी में, इन तमाम खुशियों की चीज़ों के साथ साथ कुछ दुख भरी चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें अनहेल्दी बीमारियां हैं, या फिर ओवर डार्किंग, कुछ ऐसी चोरी चकारी की चीज़ें, या मान लो आपसे डकैती हो गई, आपका मोबाइल छीन लिया, तो ये आपके लिए दुख के दिन है, ये आपके लिए मायूसी का सबब बनते हैं। और मेड अस सर्चिंग फॉर यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे फ्रॉम आवर पाल, और इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, अब ये जो अनहेल्दी बीमारियां हैं, ये जो बुरी आफतें हमारे ऊपर आती हैं, जो मायूसी के दिन हमारे ऊपर आते हैं, ये तमाम हमारे ऊपर घर कर जाते हैं, ये हमारे ऊपर एक जो है हमारी स्पिरिट को, हमारे सोल को कफन से ढक देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं, ये उस कफन को हमारी जो रूह है उसके ऊपर से हटाती हैं और हमें तरोताज़ा करती हैं। ये तमाम चीज़ें, पाल का मतलब यहाँ पर कफन है कि हमारी रूह के ऊपर से कफन को हटा देती हैं। कफन का मतलब यहाँ पर है कि उन बुरे दिनों को हमसे दूर लेके जाती हैं। इन खूबसूरत चीज़ों को देख के हम अपनी परेशानियों को, हम अपनी बीमारियों को, हम अपने मायूसी के दिनों को भूल जाते हैं। और ये जो खूबसूरत चीज़ें जो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने बनाई हैं, ये हमें दुनिया के साथ जो है वो बाइंड करके रखती हैं, कनेक्ट करके रखती हैं, और मायूसी के दिनों को, ये बुरे दिनों को हमसे दूर करती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं? सच एज द सन, द मून, trees, old and young, sprouting a shady boon for a simple sheep, जैसे कि चांद है, सूरज है,
दरख्त हैं, बूढ़े और जवान हैं, स्प्रोटिंग अ शैडो बोन फॉर अ सिंपल शीप, और वो जो पेड़ हैं वो एक नॉर्मल भेड़ के लिए भी, मतलब एक शीप के लिए भी एक साया बनाते हैं। एंड सच अ डैफोडिल विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और नरगिस के फूल हैं इस हरी भरी दुनिया के अंदर। एंड द क्लियर रेल्स दैट फॉर देमसेल्फ एंड कूलिंग कवर, और झरने बह रहे हैं। ये सारी कुदरत की चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। मैंने क्या बताया था कि जो रोमांटिक एरा के शायर हैं ये ज़्यादातर ब्यूटी, नेचर ब्यूटी के बारे में भी लिखा करते हैं। तो यहाँ पर देखें सन के बारे में, मून के बारे में, जो है ट्रीज़ के बारे में लिखा जा रहा है, और उनके शेड्स के बारे में लिखा जा रहा है, झरनों के बारे में लिखा जा रहा है कि ये वो झरने हैं जो कि अपने लिए एक कूलिंग कवर बना देते हैं। जहाँ से झरना बहता है और जाहिर सी बात है वहाँ से पानी बहता रहता है, तो उसके नीचे की जो ज़मीन होती है वो काफ़ी ठंडी होती है। अगर गर्मियों के मौसम में अगर आप वहाँ जाकर बैठें तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। एंड गेंस द हॉट सीज़न, गर्मियों के मौसम में आपके लिए वो एक बहुत ही सुकूनदेह माहौल पैदा करती है। एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ द फेयर मस्क रोज, और जो क्या कहते हैं फॉरेस्ट है, जंगल के बीचों बीच जो झाड़ियां हैं उसके ऊपर गुलाब के फूल खिले हुए हैं जो कि पूरे के पूरे जंगल को महका रहे हैं। एंड सच टू इज ग्रैंडर ऑफ द डूम, और यही तुम्हारे खुदा की जो है तुम्हारे ऊपर इनायतें हैं, और यही तमाम चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं ताकि हम इस दुनिया के अंदर कनेक्ट करके रहें। इन दुनिया के अंदर जो हमारे ऊपर जो मायूसी के दिन आते हैं, हम इन अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देखकर खुदा से कनेक्ट करें, इस दुनिया को जो है ना अच्छे तरीके से इसमें वक्त गुजारें और हम मायूस ना हो। क्योंकि जब हम देखें मायूस हो जाते हैं तो उस वक्त हम अल्लाह से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। हमारा जो मज़हब है, हमारा जो इस्लाम है, दीन है, ये हमें अल्लाह से कनेक्ट करता है, हमें ये नेचर की चीज़ों को दिखाता है ताकि हमें पता चले कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा नेमतें पैदा की हैं जो कि हमें अता की गई हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमें मिलती हैं। And we have imagined for the mighty deeds and all lovely tales that we have heard or read, और हम सोचते हैं अपने शहीदों के बारे में जिन्होंने हमारे लिए, हर मुल्क के शहीद होते हैं जो कि फ़ौज में होते हैं, जो कि मुल्क की जो है हिफाजत करते हुए शहीद हो जाते हैं, हम उनके बारे में भी सोचते हैं और उनकी कहानियाँ एंड ऑल लवली टेल्स, उनकी कहानी, खूबसूरत कहानियों के बारे में सुनते हैं जो कि हमें बताई गई या हमने सुनी। एंड एंडलेस फाउंटेन, और दुनिया के अंदर एक आबशार है ऑफ द इमोर्टल ड्रिंक, ना ख़त्म होने वाला आबशार है, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, और खुदा जो है उस आबशार को दुनिया के एक कोने से हमारे ऊपर उंडेले जा रहा है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जितने भी नेमतें हैं जो हमें अल्लाह ताला ने अता की हैं, जैसे खूबसूरती है, नेचर है, सन है, मून है, ट्रीज़ हैं, ये जितनी भी आबशारें बह रही हैं, ये जितने भी झरने बह रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से बनाए हुए हमारे लिए कुदरत के तोहफे हैं। और ये तमाम वो नेमतें हैं, तमाम वो तोहफे हैं जो अल्लाह ताला आसमान से एक तरफ, आसमान के एक तरफ से दुनिया वालों पर आहिस्ता आहिस्ता करके उंडेले जा रहा है, हमें ये जो है दिए जा रहा है ताकि हम इन चीज़ों को देख के अच्छा फील कर सकें, अपने जो मायूसी के दिन हैं उसको दूर कर सकें, हम अपनी बीमारियों को, अपनी परेशानियों को दूर कर सकें और अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें। और यही खूबसूरती की जो चीज़ें हैं हमें इस दुनिया से कनेक्ट करके रखती हैं। ठीक है, तो यहाँ आकर हमारी जो पोइम है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप कि जो एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।